everyone, welcome back to Learn Philosophy with श्रेष्ठा मुखर्जी। तो हमने लास्ट क्लास में जो यूनिट 5 का कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी है, उस यूनिट से हमने स्वामी विवेकानंद जी का जो नेचर ऑफ मैन है वो वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। अब नेचर ऑफ मैन का जो मैंने टॉपिक पढ़ा था उसका दो पोर्शन है, एक है फिजिकल नेचर ऑफ मैन और दूसरा है स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन, जो कि मैं कवर करने वाली थी। पर थोड़ा सा मेरा आवाज़ सुन के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा मेरा मतलब वॉइस सही नहीं है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए मैं आज जो है ये फिजिकल नेचर ऑफ मैन एंड जो है स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन इसका वीडियो बना रही हूँ, जो नेचर ऑफ मैन के साथ ही अटैच है एंड इसके साथ फ्रीडम एंड सोल, फिर जो सोल का चेंजेस है, ये सब टॉपिक के बारे में जो जो बात की है वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो पढ़ रहे थे पहले उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो यूनिट 5 में हम स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी हमने पढ़ा है कि वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो थोड़ा सा अद्वैत वेदांतों से इन्फ्लुएंस थे, तो इसीलिए उनका जो थ्योरी है उसको बोला जाता है प्रैक्टिकल वेदांतो। तो यहाँ पे विवेकानंद एक्चुअली ह्यूमन बीइंग कैसा है, ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहे थे। जो मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है मैंने यूनिट 5 का, वहाँ पे मैंने ऑफ मैन का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले प्रीवियस जो वीडियो है जहाँ पे नेचर ऑफ मैन मैंने डिस्कस किया है वो पहले आप एक बार देख लो। उसके बाद आप फिजिकल नेचर ऑफ मैन एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये फिजिकल नेचर ऑफ मैन एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन क्यों बोला जा रहा है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी मैन मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग, राइट। तो कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, तो उसके अंदर दो चीज़ होती है। एक हमें पता है ये दो चीज़ों के बारे में, एक है हमारा बॉडी और दूसरा है हमारा माइंड, राइट। सो ये जो माइंड बॉडी एक डुअलिज्म या फिर माइंड बॉडी का ये जो एक कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर बेसों के हर एक ह्यूमन बॉडी ऐसे ही डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होता है, हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे विवेकानंदो एक डिस्टिंक्शन कर रहे हैं बिटवीन फिजिकल नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड अ स्पिरिचुअल नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग है या फिर ये जो पर्सन है होते हैं ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग पर्सन, तो उनके अंदर उनका पहले तो एक फिजिकल नेचर होता है। फिजिकल नेचर मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो है उनका फिजिकल नेचर। और स्पिरिचुअल नेचर मतलब उनके अंदर का जो सोल है, जो आत्मा है, वो स्पिरिचुअल मतलब नॉट लाइक रिलीजियस वे में स्पिरिचुअल। हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्पिरिचुअल मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है स्पिरिट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक स्पिरिट है। तो उसका जो स्पिरिट है वो फिजिकल वे में, ऑब्वियसली फिजिकल मतलब क्या, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब क्या, हम बोल रहे हैं ये जो मार्कर है इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो क्या हम बोलते हैं कि ये मार्कर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, नहीं बोलते। तो ये अगर पेंसिल है, पेंसिल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो तभी हम बोल रहे हैं कि इस पेंसिल का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो कोई भी इंसान हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम बोल रहे हैं कि इसका एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स वो फिजिकली प्रेजेंट है। हम गोल्डन माउंटेन का फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि गोल्ड अलग से होता है एंड माउंटेन भी अलग से प्रेजेंट है, पर गोल्डन माउंटेन एक साथ में ऐसा जो ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ कहीं पे भी आज तक देखा नहीं गया है, राइट। तो इसीलिए ये सारे आइडिया हमारे फिक्टिशियस आइडिया में आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर
एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए उसका फिजिकल नेचर भी है एंड उसका एक स्पिरिचुअल नेचर है। स्पिरिचुअल नेचर, यहाँ पे जो स्पिरिचुअलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है, दिस इज नॉट लिंक विद अ रिलीजियस थिंग, ओके। तो ये सिमिलर नहीं है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी होता है एक इंसान का, वो उस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब किसी भी चीज पे आप देखोगे कि कोई भी काम आप अगर बहुत शिद्दत से कर रहे हो ना, अपने दिल से कर रहे हो, तो उस काम के साथ या फिर उस चीज के साथ आप बहुत ज्यादा लिंक्ड हो जाते हो, आपका सोल बहुत ज्यादा लिंक्ड हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज नॉट लिंक विद द रिलीजियस थिंग कि आप पूजा पाठ कर रहे हो तो ही आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। इस कॉन्सेप्ट के बारे में विवेकानंद ने बात नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि स्पिरिचुअलिटी होने के मतलब ये है कि आप रिलीजियसली आप कनेक्टेड हो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैन के बारे में विवेकानंद ने क्या बोला है एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन के बारे में विवेकानंद ने क्या बोला है, ठीक है। तो अगर आपने नेचर ऑफ मैन का जो प्रीवियस वीडियो मैंने दिया है वो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लेना, नहीं तो आप अगर सडनली ये वीडियो देखने आओगे तो आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सम अप कर दिया है कि नेचर ऑफ मैन में क्या क्या बोला गया है यूजुअली। तो उस चीज के साथ अब हम लिंक करेंगे, इस चीज को देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो फिजिकल नेचर ऑफ मैन है, so the picture of man that emerge in the philosophy of Vivekananda is an organized unity of the physical and the spiritual। तो ये जो एक ह्यूमन बीइंग का पिक्चर विवेकानंद ने बनाया है, तो ये ह्यूमन बीइंग दोनों चीजों से बनी हुई है। कौन सी दो चीज है? एक है उसका फिजिकल नेचर और दूसरा है उसका स्पिरिचुअल नेचर। ये दोनों चीज मिला के एक ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो एंटिटी रह रहा है, एक उसका फिजिकल नेचर रह रहा है और दूसरा उसका स्पिरिचुअल नेचर रह रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक बात, ये जो पीडीएफ है ये मैंने ऑलरेडी जब नेचर ऑफ मैन का वीडियो मैंने पोस्ट किया था उस टाइम भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ दे दिया था, तो उसके साथ ही ये पीडीएफ भी था, अटैच था। तो आप लोग ग्रुप में देख लेना। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल में तो आप कमेंट करना, मैं फिर से रिपोस्ट कर दूंगी, ओके। अच्छा, तो देखो फिर क्या बोला जा रहा है। विवेकानंद नेवर अंडरमाइंस the importance of the physical nature of man. The very fact that man is always asked to awaken his spirituality presupposes that there is a side of man that is somewhat different from and yet akin to his spiritual nature, that is his physical nature। तो क्या बोला जा रहा है कि विवेकानंद ने कभी भी अंडरमाइंस नहीं किया है जो फिजिकल नेचर ऑफ मैन है, उसकी इम्पोर्टेंस को कभी भी उन्होंने ठुकराया नहीं है, कभी भी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला है कि बस ह्यूमन बीइंग का स्पिरिचुअल नेचर ही है, उसका कोई भी फिजिकल नेचर नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला है, ठीक है। क्यों नहीं बोला है? बिकॉज द वेरी फैक्ट ऑफ मैन इज ऑलवेज आस्क्ड टू अवेकिंग हिज स्पिरिचुअलिटी। तो क्या है कि हमेशा जो ह्यूमन बीइंग होता है वो हमेशा अंदर का जो स्पिरिचुअल नेचर है हमेशा उस चीज को वो जगाने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड ये जो चीज है यही प्री सपोज करता है कि वहां पे कुछ एक साइड है स्पिरिचुअलिटी से जो डिफरेंट है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि हमेशा ह्यूमन बीइंग क्या करने की कोशिश करता है कि खुद के अंदर का जो स्पिरिचुअल नेचर है या फिर जो खुद के अंदर का एक स्पिरिचुअलिटी है उसको वो हमेशा जगाने की कोशिश करता है या फिर उसको हमेशा अवेकिन करने की कोशिश करता है। तो यही जो चीज है, ये जो कोशिश है स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल नेचर को जगाने की खुद के अंदर, तो यही चीज प्री सपोज करता है किस चीज को, कि स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल नेचर के अलावा भी कुछ एक दूसरा चीज इंसान के अंदर है, और वो दूसरा चीज क्या है? वही है हमारा फिजिकल नेचर, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ओके।
So, the physical nature of man includes the bodily, the biological, and the psychological aspect of man's nature. In fact, the body itself represents the physical nature of man. तो क्या बोला जा रहा है, ये फिजिकल नेचर ऑफ मैन के अंदर क्या क्या आता है? ऑब्वियसली हमारा जो ये बॉडी है ये आता है, हमारा जो बायोलॉजिकल नेचर है वो आता है, साइकोलॉजिकल नेचर, देखो बॉडी, बायोलॉजिकल नेचर ये सारा कुछ बॉडी में आता है, एंड साइकोलॉजिकल नेचर में माइंड आता है। तो पहले ही मैंने बोला कि बॉडी एंड माइंड, माइंड बॉडी डुअलिज्म की तरह ही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना बॉडी का, बिना माइंड का नहीं चल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बहुत सारे इंसान को देखोगे जो बेड रेस्ट में है, ठीक है, जो कोमा में है, ठीक है। कोमा में होना मतलब उनका बॉडी अभी तक जिंदा है पर उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेड रेस्ट में हैं पर वो एकदम कॉन्शियस है, मतलब उनका बॉडी काम नहीं कर रहा है पर उनका माइंड काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें है ये एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, या फिर ये सब इमरजेंसी केसेस होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, या फिर कोई बीमार हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट यूजुअली हम जब किसी ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर बताते हैं या फिर किसी ह्यूमन बीइंग को एज अ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर हम उसका बॉडी एंड माइंड इसको अटैच करके ही बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फिजिकल नेचर है उस पर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, हमारा बॉडी, ऑब्वियसली बॉडी मतलब ही बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो, कैसे हम स्ट्रक्चर हुए हैं वो चीज़, एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, मतलब हमारा माइंड कैसे काम करता है। क्योंकि क्या है ना, जो ये स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है या फिर हर टाइम बोला जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम का जो रिजल्ट है उससे आप डिटैच रहो, जो डिटैचमेंट का थ्योरी है, ये सारा खेल दिमाग का ही है। तो माइंड के अलावा आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी बोलो, किसी चीज़ को आप फोकसली, कॉन्शियसली काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ये माइंड के साथ ही रिलेटेड है, राइट। देखना, आप ये काम करके देखना आप लोग कि जब भी आप कोई काम करने स्टार्ट कर रहे हो, मान लो कि आप अगर कुछ स्पोर्ट्स में कुछ खेल रहे हो, ठीक है, तो आप बैटिंग कर रहे हो, मान लो कि आप बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग करने से पहले आप 2-3 बार खुद से बोलना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं अभी छक्का मारूंगी, एंड यू आर सो सरप्राइज्ड कि आप छक्का मार दोगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद को पॉजिटिवली ये चीज़ समझा रहे हो, या फिर आप खुद के माइंड को ये चीज़ बता रहे हो कि मेरे से ये होगा, ज़रूर होगा। देखना, आप जितनी भी बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं, जितने भी बड़े-बड़े सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, आप लोग देखना वो किसी भी काम करने से पहले वो खुद से बात करते हैं। हमें लगता है कि क्या पागल है? नहीं, पागल नहीं है वो खुद के माइंड को तैयार कर रहा है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे माइंड को रेडी कर रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब क्या बोला जा रहा है? दैट in fact the body itself represent the physical nature of man। obviously body जो हमारा है वो तो हमारा physical body बोलते हैं, राइट। तो हम अपनी बॉडी को फिजिकल बॉडी बोलते हैं। फिजिकल बॉडी मीन्स नहीं बोलते फिजिकली एक्टिव, या फिर someone is not physically active, that means वो फिजिकल वर्ड का क्या मतलब है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, जो बॉडी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी स्पेस टाइम के अंदर जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज फिजिकली एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी। ओके, तो जो हमारा खुद का बॉडी है वो खुद ही रिप्रेजेंट करता है उसका फिजिकल नेचर को, राइट। So at times, Vivekananda also refers to the subtle body and to some other bodily centers that are talked about in Tantra Vidya. But the physical nature of man can be clearly apprehended even if the structure, function and the importance of the gross body are clearly understood। तो क्या है कि ये हमने पढ़ा था, जो हमारा योगा फिलोसफी है
इंडियन फिलोसफी में। तो योगा फिलोसफी में हमने पढ़ा है, फिर हमने अद्वैत वेदांतो सांख्य योग में भी थोड़ा सा देखा है, सांख्य योग अद्वैत वेदांतो में, कि वहाँ पे बॉडी का दो डिवीजन के बारे में बात किया जा रहा है। एक है उसका ग्रॉस नेचर एंड दूसरा है उसका सबटल नेचर। ठीक है, तो सबटल बॉडी बोला जाता है सूक्ष्म शरीर एंड बोला जाता है स्थूला शरीर। ठीक है, तो स्थूला एंड सूक्ष्म ये दोनों डिवीजन होता है बॉडी की स्टेज का। तो हमारा बॉडी का ऐसे इंडियन फिलोसफी एंड वेदांता पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि विवेकानंद जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अद्वैत वेदांतों से इन्फ्लुएंस्ड है। क्या बोला जाता है कि हमारा जो ये बॉडी है इसका दो नेचर के बारे में बताया जाता है। एक इसका है ग्रॉस बॉडी, या फिर एक जो है इसका जिसको स्थूला शरीर बोला जाता है वो, एंड दूसरा है इसका सबटिल बॉडी जिसको इसका बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। ओके, तो जो स्थूला शरीर होता है वो एक्चुअली हमारा ग्रॉस फिजिकल बॉडी है एंड वो हमारा एक्चुअल फिजिकल बॉडी है। ठीक है, एंड जो हमारा सूक्ष्म शरीर है मतलब सबटेल बॉडी है वो हमारा क्या है, वो नॉन फिजिकल है, वो फिजिकल नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन हो रहा है किन किन के बीच में, ग्रॉस बॉडी एंड सबटेल बॉडी के बीच में। तो हमारा जो सबटेल बॉडी होता है वो हमारा नॉन फिजिकल होता है एंड जो हमारा ग्रॉस बॉडी है वो हमारा फिजिकल होता है, एक्चुअल में फिजिकल होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा स्थूला शरीर या फिर हमारा जो ग्रॉस बॉडी है उससे हम टच फील कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम किसी को देख रहे हैं, तो ये जो सारी हमारी सेंस ऑर्गन के जितने भी सारी एक्टिविटी हो रहा है ये सारा हमारा जो ग्रॉस बॉडी है उसके अंदर हो रहा है। ठीक है, एंड जो सबटेल बॉडी है वो हमारा नॉन फिजिकल है। क्यों? क्योंकि ये किस चीज को बना रहा है, ये जो हमारा सबटेल बॉडी है ये हमारा माइंड को बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, इंटेलेक्ट बना रहा है, एंड दैट कीप्स द फिजिकल बॉडी अलाइव। क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी बोली, अभी 2-3 बार मैंने बोल दिया कि बिना माइंड का आपका बॉडी भी काम नहीं कर सकता। मीन्स बोथ आर वेरी इक्वली इंटरकनेक्टेड, माइंड एंड बॉडी बोथ आर इंटरकनेक्टेड। सो यू कांट जस्ट से कि एक चीज है एंड दूसरा चीज नहीं है, एक के बिना दूसरे का फंक्शन भी अच्छे से काम नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये ग्रॉस बॉडी है एंड सबटेल बॉडी है, तो उसमें से जो सबटेल बॉडी है वो तंत्र विद्या में काम किया जाता है। तंत्रिज्म जो है उसमें ये सबटेल बॉडी से ही सारी वशीकरण या जो भी काम होता है, जो भी हमारे शास्त्र में या फिर इंडियन ट्रेडिशन में जिस चीज को हम नहीं बोलते हैं कि निषिद्ध कर्मा, एक कर्म का जो वैदिक कर्म है उसका 4 डिवीजन है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम कर्म एंड निषिद्ध कर्म। तो वो जो निषिद्ध कर्म है उसमें वही सारे कामों के बारे में बात किया जा रहा है। वो सारे एक्शन हम तब परफॉर्म करते हैं जब हम किसी का नुकसान चाहते हैं या फिर किसी का हम बुरा करना चाहते हैं। तो वो सारे जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म जो है हमारा वैदिक ट्रेडिशन में उनको निषिद्ध कर्म बोला गया है। इसीलिए क्योंकि आप अगर किसी को मैनिपुलेट करते हो, आप अगर किसी का मर्डर करने का प्लानिंग कर रहे हो या फिर किसी के बारे में कुछ भी नॉन वायलेंस ना हो के वायलेंस टाइप ऑफ कोई भी थॉट आप ला रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट going to reach in a निष्कामा स्टेज और इन अ लिबरेशन स्टेज। तो इसीलिए ये सारे काम मना किए गए हैं हमारे वैदिक ट्रेडिशन में। तो जो लोग तंत्र विद्या प्रैक्टिस करते हैं या फिर तंत्रिज्म करते हैं तो वो हमेशा देखना लोगों के माइंड के साथ ही खेलते हैं। अगर आपने बुलबुलैया 2 देखा है तो आप लोग वहाँ पे देखोगे कि जो टप्पू है वो 2 बहन का रोल प्ले कर रहा था, अंजुलिका एंड मंजुलिका। तो वहाँ पे जो मंजुलिका है वो अंजुलिका के ऊपर शायद तंत्र विद्या का ही यूज कर रही थी, उसको मैनिपुलेट करने के लिए या फिर उसको मारने के लिए। तो फिर ये चीज वो कैसे कर रही है, माइंड से खेल रही है, वो उसके
माइंड, उसका थिंकिंग, उसका इंटेलेक्ट, उसको वशीकरण बोला जाता है। उस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। या फिर ऐसा भी बोला जाता है, हम नहीं बोलते कि किसी को मैनिपुलेट करना। तो ये जो सारी स्टेजेस है, मैनिपुलेट करना, किसी को आप अपनी बात मनवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ कौन से बॉडी के स्टेज में आता है? सबटेल बॉडी के स्टेज में आता है। ये सारी चीज़ ग्रॉस बॉडी में नहीं हो रही है, मतलब कॉन्शियस लेवल पे नहीं हो रही है। ये सारे सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, माइंड पे काम हो रहा है। मतलब माइंड और बॉडी बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, एक के अलावा दूसरे का कोई काम नहीं बन रहा है, दूसरे से आधा अधूरा काम होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखो यहाँ पे वही बोला गया है कि तंत्र विद्या में सबटेल बॉडी का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है हमेशा। एंड बट द फिजिकल नेचर ऑफ मैन कैन क्लियरली एप्रीहेंडेड इवन इफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रॉस बॉडी आर क्लियरली अंडरस्टूड। हमारा जो फिजिकल नेचर ऑफ मैन है वो तभी काम होगा या फिर वो तभी फंक्शन करेगा जब हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, मतलब जो एक्चुअल फिजिकल बॉडी है, उसका भी इम्पोर्टेंस हमें समझ में आएगी। जो हमारा बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसमें दो डिवीजन होता है, एक उसका सबटेल बॉडी होता है, एक उसका ग्रॉस बॉडी होता है। जो उसका ग्रॉस बॉडी है वो उसका एक्चुअल फिजिकल बॉडी होता है, एंड जो उसका सबटेल बॉडी है वो उसका नॉन फिजिकल बॉडी होता है, जहाँ से हम माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा इंटेलेक्ट काम होता है, जहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस काम होता है। दैट इज आवर सबटेल माइंड, जहाँ से सारी मैनिपुलेशन, सारी कंट्रोल, वशीकरण, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए सबटेल बॉडी का जो कंसेप्ट है वो तंत्रिज्म में है, इसीलिए क्योंकि वहाँ से सारे जो तंत्र विद्या है वहाँ से सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों बॉडी का जो पोर्शन है या फिर जो पार्ट्स है या फिर जो काम करने का तरीका है, इन दोनों को हम इम्पोर्टेंस देंगे, समझेंगे, तभी जाके हम फिजिकल नेचर ऑफ मैन को समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखो क्या बोला जा रहा है आगे। Vivekananda believes that even in physical capacities of man is superior to other beings. Not that he possesses greater strength than other animal in strength and sheer brute force. Many animals are more powerful than man. Many animals possess keener senses than men. ओके, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि विवेकानंद यहाँ पे बिलीव करते हैं कि सारे जो अदर बींग्स है, ठीक है, तो उनमें से ये जो ह्यूमन बींग है या फिर बींग है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा फिजिकल कैपेसिटी होते हैं, या फिर ये जितने भी अदर बींग हैं उनसे ज़्यादा फिजिकल कैपेसिटी में ज़्यादा बड़े हैं या फिर सुपीरियर है। ह्यूमन बींग का फिजिकल कैपेसिटी है वो अदर जितने भी बींग्स है उनसे ज़्यादा है, उनसे सुपीरियर है फिजिकल कैपेबिलिटीज में ह्यूमन बींग। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि क्या ऐसा है कि ह्यूमन बींग जो है वो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है ज़्यादा, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, इसीलिए बोला जा रहा है कि वो अदर बींग से ज़्यादा सुपीरियर है? क्या इसलिए बोला जा रहा है? नो, इसलिए नहीं बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, नॉट दैट ही पोजेसेस ग्रेटर स्ट्रेंथ देन अदर एनिमल इन स्ट्रेंथ एंड sheer brute force. Many animals are more powerful than man. Many animals possesses keener senses than man. ऐसा बहुत सारा बींग है अदर देन ह्यूमन बींग जो ह्यूमन बींग से ज़्यादा फोर्स में, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज़्यादा ब्रूटल है, ज़्यादा केनल है सेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। पर स्टिल इन सारे बींग्स के अंदर भी हमारा जो ह्यूमन बींग है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों क्यों बोला जा रहा है? इवन सो मैन इज फिजिकली सुपीरियर टू देम all because his physical nature is better organized and exhibits a greater unity.
क्यों ह्यूमन बीइंग को बाकी सारे बीइंग से ज़्यादा सुपीरियर बताया जा रहा है? इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का जो फिज़िकल नेचर है ना, वो थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड वे में है। वो थोड़ा-सा एक यूनिटी वाइज क्रिएट हुआ है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज वे में हम हर एक काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर देखना कि ह्यूमन बीइंग को छोड़ के और जितने सारे बीइंग हैं वो उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके काम तो नहीं करते। जैसे कि मान लो कि मैं शेड्यूल बना रही हूँ कि इस हफ्ते मेरा कौन सा क्लास है, उस हिसाब से मैं क्लास करूँगी, या फिर इस हफ्ते मुझे क्या क्या इम्पोर्टेंट काम है वो मैं लिख लेती हूँ लिस्ट, उस हिसाब से मैं अपना दिन जो है अपना वीक उस हिसाब से बिताती हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक ऑर्गेनाइज़ तरीका हुआ। अगर आपके पास मान लो बहुत सारा टास्क है, पेंडिंग में बहुत सारा काम है, जैसे होता है यूजुअली सबके पास ही बहुत सारा काम होता है और हम पूरा पज़ल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या-क्या काम करना है, उस हिसाब से हम करते हैं, राइट? इसीलिए तो हमारा सिलेबस भी बना हुआ है। इतना सारा मान लो कि इतना सारा टॉपिक है, सब कुछ आप एक सिलेबस में एक यूनिफ़ॉर्म व ऑर्गेनाइज़्ड वे में आपके पास आ रहा है, उससे आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये टॉपिक रह गया, अच्छा ये टॉपिक फिर से पढ़ना है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़्ड तरीका है, तो ये फिर ह्यूमन बीइंग का फिज़िकल नेचर हुआ। ये चीज़ अदर जो बीइंग है rather than human being, they did not have that capability of organizing things like human being. That's why यहाँ पे विवेकानंद बोल रहे हैं human being are superior than other being. तो यहाँ पे जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर जो पावरफुल एक चीज़ दिखाया जा रहा है ह्यूमन बीइंग को अदर बीइंग से, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है रादर देन अदर बीइंग, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा ब्रूटल है, इसलिए नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा खतरनाक बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे बीइंग हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी बहुत सारे बीइंग हैं, सेंसिबल भी बहुत सारे बीइंग है रादर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा है बहुत सारे बीइंग जो ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, पावरफुल, इंटेलिजेंट है, पर स्टिल ह्यूमन बीइंग को बेस्ट नेचर, बेस्ट क्रिएचर इसलिए बोला जा रहा है और उनका ही फिजिकल नेचर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है क्योंकि उनका एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक यूनिटी है हर काम के अंदर। So his responses to the environmental factors are not just instinctive और मैकेनिकल। ये ऐसा नहीं है कि बस वो इंस्टिंक्ट के तौर पे इस चीज़ को बता रहे हैं या फिर इस चीज़ को एग्जिबिट्स कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल तरीके से इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। पर वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ही इज़ नॉट मेयरली अ बॉडी ऑफ रिएक्शन, इवन हिज फिजिकल बिहेवियर जनरली फॉलोज अ प्लान, अ पैटर्न। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है ह्यूमन बीइंग के जगह पे क्या होता है, मान लो कि मेरा एक शेड्यूल है कि मुझे कल मान लो क्लास है मेरा कुछ कल, तो उस हिसाब से मैं फिर पढ़ूँगी, उसका अगर नोट बनाना होगा नोट बनाऊँगी या फिर लेक्चर प्रिपेयर करना होगा, वीडियो बनाना होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी, राइट? तो एक प्लान्ड तरीका है, राइट? एक स्ट्रक्चर प्लान है, नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में फेज़ ऑफ टीचिंग में है प्री प्लान, पोस्ट प्लान, इवैल्यूएशन। तो ये जो सारे है कि एक हम पढ़ाने से पहले देख लेते हैं कि आज ये टॉपिक पढ़ाना है, फिर उस चीज़ को हम पढ़ते हैं, उस चीज़ को हम पढ़ाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं या फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसीड्योर, दिस इज़ अ यूनिफ़ॉर्म वे में एक चीज़ चल रहा है। तो ये जो चीज़ है कि कैसे किसी चीज़ को प्लान करना है, कैसे किसी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना है, तो ये जो चीज़ है ये ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर ये अदर एनिमल्स नहीं कर सकते। वो ऐसे ऑर्गेनाइज़्ड वे में प्लान एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉडी एक्शन के ऊपर रिएक्शन करते हैं। आप उसको कुछ पत्थर मारोगे वो आपकी तरफ आ जाएगा, पर ह्यूमन बीइंग की तरफ क्या होगा, अगर ह्यूमन बीइंग के केस में कोई आपकी तरफ पत्थर मारेगा तो आप भी क्या उसे पत्थर मारने जाओगे? नहीं, आप कंप्लीटली उसे इग्नोर करोगे। दैट इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग वर्क्स लाइक, राइट? हम एक मेंटल चीज़ से भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम बहुत सोच समझ के वो सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम कौन-सी काम कैसा करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक सेंसिबल प्लानिंग की थॉट है, ये ह्यूमन बीइंग में है, ठीक है? तो इसी पर्सपेक्टिव के बारे में विवेकानंद बात कर रहे हैं, किसी अदर पर्सपेक्टिव के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी इसलिए इसी चीज़ को पॉइंट आउट करना होगा, ठीक है? ओके, नाउ देखो क्या बोल रहा है।
So it's a plan, it's a pattern. So his responses even to physical stimuli exhibit a sense of purpose and choice. तो वो कोई भी physical stimulus एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी काम कर रहे हैं, तो उस चीज को वो पर्पस एंड चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर ह्यूमन बीइंग मर्डर कर रहा है तो उसके पास पर्पस है, चॉइस है, उसका खुद का चॉइस है, खुद का वॉलंटरी एक्शन है, वो खुद मर्डर कर रहे हैं। अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नहीं होंगे उस चीज के बारे में हम नहीं बात कर रहे। ठीक है, ऑब्वियसली मर्डर इज अ सिन। ठीक, ये एक वॉलंटरी एक्शन है एंड इट इज अ क्राइम। तो इस चीज को कभी भी हम मॉरल एक्शन नहीं बोल सकते हैं। हाँ, बस अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर करते हो उस केस को छोड़ के बाकी हर केस में मर्डर इज अ क्राइम, इज अ वेरी वेरी सिंफुल क्राइम। उसका ऑब्वियसली आपको सजा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बोला जा रहा है कि आप कोई भी एक्शन कर रहे हो एज ए ह्यूमन बीइंग, यू नो दैट व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर चॉइस। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ या फिर मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो ये मेरा सेंस ऑफ ड्यूटी है, सेंस ऑफ पर्पस है या फिर सेंस ऑफ चॉइस है। मैं खुद की मर्जी से कर रही हूँ, नो वन फोर्स मी टू डू दिस। क्योंकि देखो, आपको कोई अगर फोर्स करेगा ना कि आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, बचपन में क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ना ही होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं कर पाओगे। तो ये जो फोर्स एक आ जाता है ना, एक फोर्सनेस आ जाती है चीज़ों के अंदर, तो तब क्या होता है कि कोई भी चीज़ करने को आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यू आर फोर्स टू डू दिस थिंग। तो इसलिए हम पढ़ाई नहीं करते थे बचपन में, हम भाग जाते थे, पढ़ाई से ज़्यादा खेलना पसंद है। ठीक है, तो इसलिए हम वही काम कर पाते हैं जहाँ पे हमारे खुद की सेंस ऑफ पर्पस है, खुद की सेंस ऑफ चॉइस है, हम खुद से कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली हम खुद से कर पा रहे हैं, कोई हमारे पीछे प्रेशर नहीं कर रहा है, कोई हमारे पीछे फोर्स नहीं कर रहा है। जैसे देखो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बचपन में शायद पढ़ाई नहीं करते थे, पर अभी वही लोग शायद जाके टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, रिसर्चर बन रहे हैं। तो ये कैसे? क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट आ गया इस सब्जेक्ट में। जैसे मेरे टाइम पे भी, मेरी भी मैं बात करूँ खुद की भी, तो मुझे भी उतना बचपन में पढ़ाई करना पसंद नहीं था, पर जब से मैंने फिलोसफी पढ़ा है तो आई गॉट दिस थिंग वेरी पर्सनली। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, इसको पढ़ाने में मज़ा आता है तो मैं यही काम कर रही हूँ, राइट। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे वी नो व्हाट इज़ आवर पर्पस, व्हाट इज़ आवर चॉइस, तो उस हिसाब से हम काम करें। पर अदर बीइंग जो है, अदर जो एनिमल्स है, उनके जगह पे अगर आप रख के खुद को सोचो तो उनके पास उतना चॉइस पर्पस नहीं होता, उनकी लाइफ की क्या पर्पस है। पर हमारी लाइफ की है, हमें एस्टैब्लिश होना है, हमें काम करनी है या हमें रिच होना है, जिसको जो होना है, फेमस होना है, किसी को टीचर होना है, किसी को डॉक्टर होना है, किसी को इंजीनियर होना है, जिसको जो भी होना है, मतलब यू हैव अ गोल इन योर लाइफ, गोल और पर्पस, राइट। सो यू हैव अ गोल, तो वो जो गोल है, यू हैव अ ऑब्वियसली अ पर्पस, तो वो जो पर्पस है उसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो। तो ये जो नेचर है, यही नेचर अलग करता है ह्यूमन बीइंग को अदर बीइंग से। ठीक है, ये चीज विवेकानंदो देखो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो the presence of the brain system in the body distinguishes man from every other species and give them a unique status in the world। तो यही जो ब्रेन सिस्टम है, यही जो उनका नर्वस फंक्शन सिस्टम है, यही चीज उनको, ह्यूमन बीइंग को अदर जितने भी बीइंग है उनसे अलग करते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर अ यूनिक क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए ह्यूमन बीइंग को बोला जाता है गॉड का एकदम एक पावरफुल, एक यूनिक क्रिएशन। ठीक है, तो हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ह्यूमन बीइंग होके इस दुनिया में आ रहे हैं तो वो जो उनका जन्म है वो बेस्ट जन्म होता है, ऐसा बोला जाता है। अब तो इसीलिए इस चीज को बोला जाता है। देखना, हर कोई ऐसा बोलता है कि अगले जो जन्म है, अगले जन्म में भी मुझे भगवान आप इंसान ही बनाना, कुछ और मत बनाना, क्योंकि इंसान होगे तो आप जो भी चीज, इतना फैसिलिटी आप यहाँ पे
मिल रहा है आपको, ठीक है, आपके पास खुद का बोलने का इंडिपेंडेंसी है, आप खुद से खुद का काम कर सकते हो, किसी पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो यूनिक नेचर है, इसी की वजह से जो है ह्यूमन बीइंग को सारे जितने बीइंग्स है उससे सुपीरियर बताया जाएगा। तो यही है फिजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन का। तो स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन में क्या बोला जा रहा है, दैट द यूनिकनेस ऑफ हिज फिजिकल नेचर इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हिम। तो ये जो उनका फिजिकल नेचर था, ये इसीलिए था क्योंकि उनके अंदर एटलीस्ट कुछ स्पिरिचुअलिटी था। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि हर एक इंसान के अंदर जो उसका स्पिरिचुअलिटी जो अवेकिंग होता है, वही चीज़ प्रीसपोज करता है कि वो फिजिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है एंड जो हमारा फिजिकल नेचर होता है, ये दोनों चीज़ इंटरकनेक्टेड है, पहले ही मैंने बोला। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। Although Vivekananda at least initially does not deny reality to the physical side of man, he is convinced that this represents only his inferior nature. तो एटलीस्ट विवेकानंदो ने कभी भी ये चीज़ को डिनाई नहीं किया है, इस रियलिटी को डिनाई नहीं किया है कि फिजिकल साइड ऑफ मैन है। इस चीज़ को उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया है। वो एक्चुअली कन्विंस थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, फिजिकल साइड ऑफ मैन है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ओनली हिज इंफीरियर नेचर, ओनली उनका जो नेचर है उस चीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। His real nature consists in his capacity of going beyond his physical nature. तो ह्यूमन बीइंग का रियल नेचर वही है कि उनका जो कैपेसिटी है गोइंग बियॉन्ड हिज फिजिकल नेचर, उनका जो फिजिकल नेचर है उस पे लिमिटेड ना रह के उससे बियॉन्ड जाना, दैट इज हिज रियल नेचर। सो विवेकानंद डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ मैन एज सोल, फोर्स और आत्मा। तो विवेकानंद ने डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन बीइंग का ट्रू नेचर यही है, या फिर ट्रू नेचर ऑफ मैन यही है एज सोल, फोर्स और आत्मा, एज अ सोल, फोर्स और एज अ आत्मा। एज अ आत्मा वही उनका ट्रू नेचर है ह्यूमन बीइंग का। क्योंकि देखो, ऐसा बोला जाता है कि हम जो है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सबसे करीब किसके साथ है, सबसे ज़्यादा करीब। अब जैसे ही मैं ये बात बोलूँगी कि हम सबसे ज़्यादा करीब किसके साथ है, तो कोई बोलेगा फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, तो या फिर पार्टनर्स के साथ या फिर बेस्ट फ्रेंड के साथ, ये सब बोलेंगे। पर हम एज अ इंडिविजुअल पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं किसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ, सबसे ज़्यादा अपने सोल के साथ। मेरे को मेरे सोल से अलग आप तभी कर सकते हो जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, उसके अलावा आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, आई एंड यू जो बोला जाता है, जिस्मत अस्मत, यू एंड आई। तो ये दो जो चीज़ है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मैं और मेरा सोल। मीन्स बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सेम, राइट। मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे अंदर जो जान बच रहा है वो क्या है, वो मेरा सोल है, मेरा आत्मा है, राइट। तो हम दोनों सबसे ज़्यादा क्लोज है, कोई भी फैमिली मेम्बर क्लोज वन से ज़्यादा करीब मैं अपने सोल से हूँ, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी डिप्लोमेटिक थॉट। ये सारे जो थॉट है ना, ये सारे थॉट इतना डेप्थ में है ना कि आप सोचने जाओगे तो आप थोड़ा एकदम शॉक हो जाओगे कि हाँ, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हम सबसे ज़्यादा करीब खुद के किसी फेवरेट चीज़ से या फेवरेट पर्सन के साथ नहीं है, हम खुद के सोल से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, सबसे ज़्यादा क्लोज हमारा हमारा सोल है, हमारा आत्मा है, राइट। तो दैट्स वाई दैट इज़ आवर ट्रू नेचर कि हम एज ए पर्सन कैसे है, मतलब हमारा सोल नहीं बोलते वी आर अ प्योर सोल पर्सन, या फिर कोई बोलता है कि इसका सोल ही खराब है। व्हाट डू यू मीन बाय इसका सोल खराब है, मतलब वो जो काम करता है, वो उसका जो नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसे देख के समझ में आता है कि वो हमेशा गलत ही काम करता है। या फिर मान लो कोई एक इंसान हमेशा गलत काम करता है, हमेशा लोगों की बुराई करता है, हमेशा गलत का ही साथ देता है, ठीक है, तो तब हम उनके बारे में बोलते कि उनका सोल बहुत खराब है, या फिर वो हमेशा ऐसे गंदे काम करते रहते। तो दैट मीन्स हम उनको एज ए पर्सन, उनके
सोल के साथ, उनके नेचर के साथ सबको एक साथ कनेक्ट करके ही बोल रहे हैं, राइट। तो कोई भी इंसान अगर गलत काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उसको जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जो फिजिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसकी स्पिरिचुअलिटी मतलब सोल के साथ, आत्मा के साथ भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का ट्रू नेचर वहां से ही निकल के आ रहा है, जैसा उसका सोल है, जैसा उसका सोल का फोर्स है, जैसा उसका आत्मा है। ओके। So, in his description of Atma, Vivekananda has freely used even its aggregated expressions. Following the Gita, he described Atma. Thus, it is the self beyond all thought, one without birth or death, whom the sword cannot pierce or fire burn, whom air cannot dry or water melt, the beginningless and endless, the unmovable, the intangible, the omniscient, the omnipotent being that is neither the body nor the mind but beyond them all. ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गीता से उन्होंने आत्मा का जो कैरेक्टर है या फिर आत्मा के बारे में जो बोला जा रहा है, उस चीज को उन्होंने यहाँ पे कोट किया है। क्या बोल रहे हैं वो, कि इट इज द सेल्फ, ये एक्चुअली एक सेल्फ है। क्या, कैसा सेल्फ, जो बियॉन्ड है सारे थॉट से, सारे थॉट से जो बियॉन्ड है, वन विदाउट बर्थ और डेथ। गीता में आत्मा को जैसे डिस्क्राइब किया गया है, उस चीज को यहाँ पे वो कोट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा एक ऐसा चीज है जो हर एक थॉट से बियॉन्ड है, मतलब जिसको हम थॉटलेस बोल सकते हैं। ठीक है, आत्मा एक ऐसा चीज है जो बियॉन्ड ऑल द थॉट है, हर एक थॉट से परे है। ठीक है, एंड वन विदाउट बर्थ और डेथ। आत्मा एक ऐसा चीज है जो ना ही बर्थ से हमारा लिमिट होता है, ना ही डेथ से लिमिट होता है। क्योंकि आत्मा क्या होता है कि हमें पता है, आत्मा का कभी ना ही जन्म होता है, ना ही उसका डेथ होता है। तो फिर आत्मा, डेथ एंड बर्थ किसी से भी लिमिटेड नहीं है। whom the sword cannot pierce और फायर वन, जो एक तलवार की तरह है, जिसको ना ही हम तोड़ सकते हैं, ना ही जिसको हम जला सकते हैं। whom air cannot dry और water melt, जो एक एयर की तरह भी है, जो एयर कभी ड्राई नहीं हो सकता और जो वाटर कभी मेल्ट नहीं हो सकता, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, जो अनमूवेबल है। ठीक है, जो हमारा इंटेंजिबल है, जो हमारा ऑमनिसिएंट है, मतलब सब में बस वही एक चीज है जो हमारा omnipotent being है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो that is neither the body nor the mind but beyond them all। तो ये जो चीज है, ये जो जितने कैरेक्टर की बात किया गया है, ये जो सारी चीजें, ये ना ही कोई बॉडी है, ना ही कोई माइंड है। फिर ये क्या है, ये माइंड एंड बॉडी से परे कोई चीज है, माइंड एंड बॉडी से बियॉन्ड कोई चीज है। तो वो जो बियॉन्ड चीज है, दैट इज द आत्मा और द सोल। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे बोला जाएगा उस चीज को स्पिरिचुअल नेचर या फिर डिवाइन नेचर। ठीक है, ओके। So such a description of the real nature of man brings to light at least two essential characters of the Atma. Firstly, it is clear that according to Vivekananda, this aspect of man is similar to divine nature, and secondly, this is also fairly evident that it is not possible for us to give an exact description of this aspect of man, at least in a language that we as ordinary finite individuals are capable of using and understanding. तो फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है आत्मा के बारे में, इस डिस्क्रिप्शन से हम यहाँ पे दो एसेंशियल कैरेक्टर दिखा रहे हैं आत्मा की। क्या क्या, फर्स्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू विवेकानंदो, ये जो एस्पेक्ट है मैन का, ये सिमिलर है डिवाइन नेचर के साथ। ठीक है, एंड सेकेंडली बोला जा रहा है, सेकेंड है कि ये चीज बहुत ज़्यादा क्लियरली एविडेंट है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गिव एन एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ मैन। ये जो एस्पेक्ट ऑफ मैन है, इसका एक एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, at least in a language that we as
ordinary finite individual are capable of using और understanding. At least जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं या फिर बात करते हैं, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं एज ए फाइनाइट इंडिविजुअल, तो वो चीज़ में हम इस चीज़ को कभी भी फेयरली नहीं समझा सकते हैं या फिर फेयरली इसको एविडेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो चीज़ यूजुअली हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं या फिर हम समझ पाते हैं उस है या फिर ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज यूज़ करके हमें जो चीज़ समझ में आती है, तो एटलीस्ट उस हिसाब से तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू कैरेक्टर मोर क्लियरली। बट यहाँ पे विवेकानंद थोड़ा सा वेदांतिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करेंगे इस दो जो कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा अभी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो लाइक अ ट्रू वेदांतिस्ट, विवेकानंद नेवर हेजिटेट्स in identify the true nature of Atma with Brahma itself। तो विवेकानंद क्योंकि वेदांता फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उन्होंने कभी भी हेजिटेट नहीं किया है जो आत्मा का ट्रू नेचर है उसके साथ ब्रह्मा ईश्वर गॉड, उसके साथ आत्मा का जो ट्रू नेचर है उन दोनों को आइडेंटिकल या फिर आइडेंटिफिकेशन करने से कभी भी विवेकानंद ने हेजिटेट नहीं किया है। क्योंकि हम ज़्यादातर जगह पे ब्रह्मा या फिर जो गॉड है उसके साथ आत्मा को ज़्यादा जगह पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो कैरेक्टर है उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। वेदांतो दर्शन में भी हमने पढ़ा है आत्मा ब्रह्मा, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है जो वेदांतों से आया है उस कनेक्शन को विवेकानंद ने रिजेक्ट नहीं किया है, ना ही उन्होंने हेजिटेट किया है इस चीज को पॉइंट आउट करने से। ओके, सो his reason for identifying the two are generally similar to the reason given by Vedanta। तो उन्होंने इन दोनों को आइडेंटिफाई या फिर आइडेंटिकल इसलिए बोला है, आइडेंटिकल बोला है या फिर उनके नेचर को आइडेंटिकल किया है, ये चीज़ ऑलरेडी वेदांतों में जो गिवन है रीजन उसके साथ बिल्कुल सिमिलर है, अलग कुछ वो पॉइंट नहीं दे रहे यहाँ पे। The basic fact to be noted is that unless the two are identified, the strict monistic character of reality cannot be maintained। तो जो एक मोनिस्टिक कैरेक्टर है या फिर जो एक मोनिज्म का कैरेक्टर है रियलिटी का, वो तभी एस्टैब्लिश होगा या फिर वो तभी मेंटेन होगा जब ब्रह्मा एंड आत्मा का जो नेचर है ट्रू नेचर है वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। वो अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं है, अगर ब्रह्मा आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है या फिर आइडेंटिकल नहीं है, तो जो ट्रू रियलिटी है, ठीक है, हमारे मोनिस्टिक नेचर में या फिर मोनिज्म में जो ट्रू रियलिटी का नेचर दिया हुआ है या फिर जो ट्रू रियलिटी का डेफिनेशन दिया गया है उस चीज़ को हम कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे या फिर उस चीज़ को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो हम दे रहे हैं नेचर या फिर डेफिनेशन वो चीज़ ऑलरेडी वेदांतिस्ट पे गिवन है एंड उसके साथ आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है ये दोनों चीज़ें, हमारा ब्रह्मा एंड हमारा आत्मा, बिकॉज अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते तो मोनिज्म ही वहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, ठीक है। सो सोल cannot be said to be an aspect or part of the one, because in that case one will become composite having parts और एस्पेक्ट विद इन इटसेल्फ। तो क्या बोला जा रहा है कि सोल जो आत्मा या सोल है वो कभी भी किसी चीज़ का पार्ट या फिर एस्पेक्ट नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सोल को किसी भी चीज़ का एस्पेक्ट या फिर पार्ट बोलते हैं तो वन विल बिकम कॉम्पोजिट हैविंग पार्ट और एस्पेक्ट विद इन इटसेल्फ। तो फिर ये जो सोल है ये सोल कभी भी किसी भी वन का एक चीज़ का एस्पेक्ट या पार्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का पार्ट या फिर एस्पेक्ट होगा तो फिर जो हमारा ब्रह्मा है, ठीक है, जो हमारा ब्रह्मा या फिर जो हमारा गॉड है, तो ये जो सोल है
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सोल कैन नॉट बी कंसीव्ड ऑल्सो एज एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट because even in that case they would become separate realities over and above the Brahma. यहाँ पे बोला जाए जो सोल है उसको हम कभी भी ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि वो किसी एब्सोल्यूट का एक्सप्रेशन है या फिर एब्सोल्यूट का मैनिफेस्टेशन है। क्यों? क्योंकि उस केस में भी जो सोल है वो हमेशा सेपरेट रियलिटीज में रहते हैं एंड वो हमेशा ज़्यादा एंड ब्रह्मा से बहुत ऊपर रहते हैं। ठीक है, सो देन देयर इज ओनली वन वे ऑफ कंसीविंग द रिलेशन बिटवीन द टू, that the two are basically identical and that their difference is only apparent. तो देन यहाँ पे बस एक ही वे है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बेसिकली आइडेंटिकल है एंड उनका जो डिफरेंस है वो ओनली अपरेंट है। ठीक है, मतलब उनका डिफरेंस अपरेंट है। Vivekananda tries to explain the difference between soul's real nature and its apparent nature in various ways. मतलब सोल का जो रियल नेचर है एंड उसका जो apparent नेचर है, apparent नेचर मतलब जो देख के लग रहा है, मतलब हम जैसे समझ रहे हैं किसी चीज को और वो जो एक्चुअली में है। जैसे मान लो कि हम किसी चीज को रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं, किसी चीज का रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे आंखों के सामने, तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है और उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर में, तो फिर वो क्या है, उसका अपीयरेंस है। तो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका रियल नेचर एंड जो मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसका अपीयरेंस है। तो वो जो अपीयर हो रहा है, ठीक है, जैसे मिरर में मैं खड़ी हूँ तो मेरा जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं खुद एक रियल ऑब्जेक्ट हूँ एंड मेरा जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो मेरा अपीयरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस जो है उसको विवेकानंद ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की। ठीक है, सो विवेकानंद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सोल्स रियल नेचर एंड इट्स अपरेंट नेचर इन वेरियस वे। तो सोल रियल में जैसा नेचर का है उस चीज का एंड उसके साथ अपरेंट नेचर मतलब जो जैसे दिखने में लगता है, मतलब कोई एक चीज, मान लो कोई एक ड्रेस है, जो ड्रेस देख के हमको एक चीज लग रही है, देख के लग रहा है वाओ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, हो सकता है कि वो ड्रेस पहनने के बाद हमें उतना अच्छा ना लगे। ठीक है, या फिर मान लो कोई चीज आप सोच रहे हो कि ये चीज आप खरीदोगे, या फिर कोई गैजेट हो सकता है, कोई ड्रेस, कोई हाउस, कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, वाओ इट्स वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल, पर उसको परचेस करने के बाद शायद आपको वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। राइट, तो मतलब सोल का जो रियल नेचर है दैट इज जो भी चीज हम देखते हैं ऑनलाइन, कोई ड्रेस मटेरियल कुछ भी चीज जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है या फिर हम उसको देख रहे हैं एंड वो जैसे आ रहा है, ऐसा बहुत बार होता है कि क्वालिटी में डिफरेंसेस होते हैं। जैसा कोई ड्रेस दिख रहा है ऑनलाइन ऑर्डर आने के बाद वो ड्रेस एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं। राइट, सो दैट्स वाई एक चीज होता है रियल में, एक चीज होती है और उसको हम कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो रियल नेचर एक है और वो आ जो रहा है, मतलब हम जो उसको सोच रहे थे कि ऐसा है पर निकला कुछ और। तो ये जो दोनों डिफरेंसेस है इनके बारे में विवेकानंद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बोल रहे ही कंसिस्टेंटली मेंटेन्स द अपरेंट डाइवर्सिटी इन नो वे affects द ट्रू नेचर ऑफ मैन। वो ये चीज कंस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं कि जो अपरेंट डाइवर्सिटी होता है, किसी चीज का जो अपरेंट नेचर होता है, जो उसका रियल अपरेंट नेचर हो रहा है, तो वो जो अपरेंट नेचर है किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपरेंट नेचर होता है वो पहले हमारा क्या होता है, हमारे माइंड में या फिर हमारे सेंस ऑर्गन के पास आता है, पर वो एक्चुअल में रियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि कोई ड्रेस हमने देखा, वो हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, पर वो अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो अपरेंट डाइवर्सिटी है इन नो वे अफेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मैन। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो अपरेंट डाइवर्सिटी होता है किसी भी चीज का,
या फिर अपरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उस ऑब्जेक्ट के रियल नेचर को कैसे भी करके इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रियल नेचर है एंड जो उसका अपरेंट नेचर है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हम लोग शाहरुख खान को या किसी भी एक्टर को देख रहे हैं, ठीक है, हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, फिल्म में देख रहे हैं, वो जो उनका नेचर है जो हमारे माइंड में हो गया है, एकदम पुट इन हो गया है कि किंग ऑफ रोमांस है, वो जो नेचर है एंड उसका जो अपरेंट नेचर है वो रियल नेचर है। हम रियल शाहरुख खान को ऐसे सोच रहे हैं, हम शाहरुख खान को बचपन से देख रहे हैं तो उस हिसाब से हम उनको सोच रहे हैं वो शायद बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत अच्छा होगा, वगैरह वगैरह, हम किसी भी इंसान के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। अब हो सकता है कि रियल लाइफ में वो वैसे ना हो, वो उसका कैरेक्टर है, वो उसका एक्टिंग है कि वो वैसे एक्ट कर रहा है, हो सकता है रियल नेचर में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो वो जो रियल नेचर है हम जैसे सोच रहे हैं, अपरेंट नेचर मतलब हमने उनको मूवी में जैसा देखा है उस तरीके से हम उनको सोच रहे हैं, जैसा हमने किसी पिक्चर देखा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको परचेस करने से पहले उसी ऑब्जेक्ट को देख के हम सोच के फिर उसको हम परचेस करते हैं, राइट। तो अब जो परचेस होके जो चीज़ आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, वो उसका रियल नेचर है, राइट। अब क्या होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ड्रेस मटेरियल, कोई भी चीज़ जब हम ऑनलाइन से खरीदते हैं तो क्या होता है वहाँ पे लाइटिंग, एडिटिंग सब कुछ होता है, तो हो सकता है कहीं पे कलर वेरीज कर रहा हो, कहीं पे जो चीज़ जैसा एग्जैक्टली दिखता हो वैसा ना हो, ऐसा हमेशा होता है। तो ये जो दो डिफरेंट चीज़ें हो रही है, तो इनके बीच में विवेकानंद जो डिफरेंशिएट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट का रियल नेचर है वो उसके अपरेंट नेचर से या फिर अपरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे कैसे भी करके इफेक्ट ना हो पाए, इफेक्ट ना हो, ठीक है। इफेक्ट हो जाएगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा, तो इफेक्ट ना हो, ठीक है। So the self or the soul is one all comprehending existence and it only appears as an manifold. He tries to illustrate this idea with the help of various analogies. तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सेल्फ या फिर सोल है वो एक एक कॉम्प्रिहेंडिंग एग्जिस्टेंस है, एक वन वन एंड ओनली कॉम्प्रिहेंडिंग एग्जिस्टेंस है एंड इट ओनली अपीयर्स एज मैनीफोल्ड, ठीक है। तो हमारा जो सोल है, हमारा जो सेल्फ है वो एक चीज है, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स नहीं है, मेनी थिंग्स नहीं है, एक सेपरेट चीज है एंड वो चीज वो हमारे सामने अपीयर हो रहा है, वो चीज हमारे सामने मैनीफोल्ड में अपीयर हो रहा है, ठीक है। सिर्फ वही चीज हमारे सामने मैनीफोल्ड में अपीयर हो रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द सेल्फ और द सोल इज वन ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग एग्जिस्टेंस एंड इट ओनली अपीयर्स एज मैनीफोल्ड, ओके। मतलब उसका बहुत सारा वेरियस वेरियस क्वालिटी, वेरियस वेरियस डिफरेंशिएट्स है, ठीक है, ओके। So he tries to illustrate this idea with the help of various analogies. बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ वो इस चीज को इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, इस आइडिया को समझा रहे हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द वेव्स ऑफ द सी, डिफरेंट वेव्स appear to be different, but in reality they are all one. They are not different from the ocean, right? क्या बोला जा रहा है? देखो, हम हमेशा ये बोलते हैं कि कोई इंसान ज़्यादा फेमस है, कोई इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई इंसान अनसक्सेसफुल है, कोई इंसान बहुत जॉली है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हंसमुख है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टर होती है। डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सब लोग अलग है, पर इनके अंदर कौन सी चीज कॉमन है? कौन सी चीज हर एक इंसान के अंदर कॉमन है? दैट इज दे आर ह्यूमैनिटी, दे आर क्लास, दैट मीन्स दे ऑल आर ह्यूमन, जिसको मनुष्यत्व बोला जाता है, जाति, राइट, क्लास। तो ये जो ह्यूमैनिटी क्लास ये हर एक ह्यूमन के अंदर है, राइट। तो फिर रियलिटी या फिर रियल नेचर में सारे ही इंसान हैं, पर उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करते हैं वो लोग,
राइट। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो सोल है वो एक है, जो सेल्फ है वो एक है, एंड उसका डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वेरियस फॉर्म होता है, जिस तरीके से वो अपीयर होता है हमारे सामने। ओके, आई थिंक ये एग्जाम्पल से आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। देखो, वेव के यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि वेव बहुत सारे होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा वेव हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये वेव कहाँ पे आ रहा है? एक ओशन में ही आ रहा है। तो फिर ओशन के ही सारे वेव है ना, तो ओशन एक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स आ रहे हैं, दिस ऑल आर आवर अपीयरेंट नेचर। और जिस चीज को हम जैसे अपेयर कर रहे हैं अपने अंदर, या फिर जैसे हम उस चीज को समझ रहे हैं, वो चीज है। एंड जो रियल नेचर है, जो रियलिटी है, वो ओशन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ओशन का किसके साथ किया जा रहा है? जो वन रियल नेचर है उसके साथ। एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के वेव्स आ रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इस चीज को सिग्निफाई किया जा रहा है हमारा जो किसी चीज का जो अपरेंट नेचर है उसके साथ। ठीक है, ओके। So, but in reality, they are all one. They are not different from the ocean. Adopting the Vedantic analogy of प्रतिबिंब। अच्छा, वेदांत फिलोसफी में जो प्रतिबिंबों का एग्जाम्पल दिया गया है, वहां पे भी सेम है। वहां पे भी सेम ही चीज है कि एक मिरर है, राइट। मिरर में आप खुद को देख रहे हो, ठीक है। या फिर मान लो आप कोई एक शाइनी चीज को आपने रख दिया है, अब उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर में, राइट। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो जो शाइनी ऑब्जेक्ट है, वो उसका रियल नेचर है। एंड वो जो रिफ्लेक्ट होके जो निकल के आ रहा है, जो निकल के आ रहा है, वो चीज है, वो जो निखर के आ रहा है या फिर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, वो है उसका कैसे अपीयर हो रहा है, कैसे कोई चीज हमारे सामने आ रहा है, दैट इज हिज अपीयरेंट नेचर। ओके, जैसे मान लो कि किसी इंसान को हम बचपन से जानते हैं, या फिर हो सकता है कोई इंसान को आप बहुत टाइम से किसी इंसान को आप जानते हो, ठीक है। पर रिसेंटली शायद आपको उसकी ज़रूरत है, या फिर आप कुछ मुसीबत में हो, तो आप उनसे मदद मांगते हो। तो अगर मान लो कि आपकी ज़रूरत के टाइम पे वो आपसे पीछा छुड़ा रहा है या फिर आपसे अलग हो गया, दैट मीन्स आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंसान आपके मतलब रियल फ्रेंड या फिर आपके साथ रहने के लायक नहीं है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान आपकी मुसीबत के टाइम पे आपके साथ हो, वही इंसान आपके अच्छे वक्त में भी साथ होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, मतलब देखो, उसका रियल नेचर आपके सामने आ गया कब? जब आप मुसीबत में थे। मतलब वो इंसान को आप ऐसे समझ रहे थे और वो रियल में ऐसा है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई चीज को हम कुछ समझ रहे हैं और वो रियल में ऐसा है, मतलब वो उसका रियलिटी या फिर रियल नेचर है। ठीक है, जैसे हम नहीं बोलते रियलिटी चेक, तो वो उसका रियल नेचर है, और हम उसे जैसे समझ रहे थे, दैट इज हीज और हर अपीयरेंट नेचर, या फिर अपीयर वो हमारे सामने वैसे हो रहे थे। ठीक है, या फिर हमारे सामने वो वैसे दिखा रहे थे, अच्छे बनने का दिखा रहे थे या फिर बुरे बनने का दिखा रहे थे, जो भी हो। तो वो जो सारी चीजें हैं, वही चीज यहाँ पे विवेकानंदो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब का एग्जाम्पल है, वहां पे क्या बोला जा रहा है? विवेकानंद सेज दैट द सेम सन मे शाइन in its reflection on water keeping different spots, but the different reflection are only apparent reflection of the sun. The real sun is always the one. अच्छा, obviously देखो, जब वन, अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि जो सन है, ठीक है, जो सूर्य है, वो रिफ्लेक्ट करता है, उसका लाइटनिंग हर जगह पे होता है। जब वो वाटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाटर में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, या फिर मिरर में रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, वो कौन है? यहाँ पे इस एग्जाम्पल में रियल ऑब्जेक्ट कौन है? रियल ऑब्जेक्ट है हमारा सन। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट हमारा सन है। उसका रिफ्लेक्शन जब वाटर में आ रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, जब मिरर में आ रहा है वो डिफरेंट हो रहा है।
किसी दूसरे चीज पे आ रहा है, वो डिफरेंट हो रहा है, राइट। तो एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, सन, उसका रिफ्लेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो ये जो चीज है ये ऑब्जेक्ट का रियल नेचर है, और जो डिफरेंट डिफरेंट वे में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम उसको डिफरेंट वे में देख रहे हैं, दैट इज इट्स अपीयरेंट नेचर, ठीक है। और हम उसको कैसे समझ रहे हैं, वो वाला नेचर। सो there is therefore but one Atma, one self, eternally pure, eternally perfect, unchangeable, unchanged. It has never changed, and all these various changes in the universe are but appearance in that one self. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो ये कोटेशन में है, देयर इज देयरफॉर। तो फिर यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि मतलब जब इतना सारा एग्जाम्पल हमने दिया, इतना सारा चीजों को हमने एक्सप्लेन किया, मतलब हमको अब समझ में आ रहा है कि देयरफॉर एक ही चीज है, क्या, एक ही आत्मा है, एक ही सेल्फ है, जो इटरनली प्योर है, इटरनली परफेक्ट है, जो चेंज नहीं हो सकता, जो कैसे भी करके हम किसी भी तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो जितने सारे बाकी चीजें चेंज हो रही है यूनिवर्स में, वो सारी चीज क्या है, वो सारी चीज वो जो रियल वन आत्मा वन सेल्फ है उसका क्या है, अपीयरेंस है, ठीक है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक ही चीज है, एक ही आत्मा है, एक ही सेल्फ है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी भी दूसरा कुछ नहीं हो सकता, ये एक नेचर है। पर बाकी जितने चीज हम यूनिवर्स में देख रहे हैं जो चेंज हो रहे हैं, वो सारी वो जो वन सेल्फ या फिर आत्मा है उसका ही रिफ्लेक्शन है, उसका ही अपीयरेंस है, ठीक है। वो वैसे ही अपीयर हो रहा है वर्ल्ड में। मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि जो चीज चेंज हो रहा है मतलब ये आत्मा है, मतलब आत्मा चेंज हो रहा है, सोल चेंज हो रहा है, नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। सोल आत्मा नहीं चेंज होता है, वो एक ही रहता है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपीयर हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ऑल। ओके, नेक्स्ट, Vedanta admits that normally we do not have an awareness of this identity, but certain experiences and realization can be taken as pointers towards this. The most usual example of such an experience is the feeling that one is capable of having in the face of advertises and problem when he persistently tries to fight them out and to solve them. अच्छा, देखो क्या बोला जा रहा है। आप लोग जब विवेकानंद फिलोसफी पढ़ोगे, फिर औरोबिंदो पढ़ोगे, केसी भट्टाचार्य पढ़ोगे ना, तो आप लोग देखोगे कि ये कितना रियल वर्ल्ड में कितना ज्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। विवेकानंद तो ऑब्वियसली, विवेकानंद का जो फिलोसफी है वो ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोली जा रही है कि हम जब किसी भी चीज को, किसी भी फीलिंग को, किसी भी एक सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर हमको लग रहा है कि हम कोई प्रॉब्लम में है, हम कोई मुसीबत में है, हम कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम उस जगह से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, राइट, निकलने की, उसको सॉल्व करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज है यही एक्चुअली रियल नेचर है। देखो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और कहाँ तक पहुंच के आए हैं, अच्छे से याद रखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने रियल नेचर ऑफ मैन से स्टार्ट किया था। उसका दो नेचर के बारे में हमने पढ़ा, एक उसका फिजिकल नेचर है जो बॉडीली नेचर है, एंड दूसरा उसका माइंड जो स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअल नेचर से अब हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम डिवाइन तक जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइन मैटर तक जा रहे हैं, डिवाइन सोल तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट किया है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उस चीज को माइंड में क्लियर रखनी पड़ेगी। अब देखो क्या बोला जा रहा है, उन्होंने हमेशा एडमिट किया है कि वी डू नॉट हैव एन अवेयरनेस ऑफ दिस आइडेंटिटी, हमारे पास कोई भी अवेयरनेस नहीं है इसका, बट सर्टेन जो एक्सपीरियंसेस है, सर्टेन जो रियलाइजेशन है, वहाँ से हमको ये समझ में आया है कि जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो फीलिंग है, वो एक्चुअली एक कैपेबल थिंग है जो हम डेली फेस करते हैं, डेली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वही चीज़ है। एंड हम जब
किसी चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, जैसे हमारा यूजीसी नेट में डीआई मैथ का प्रॉब्लम आता है, तो वो जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसके साथ ही बैठे रह रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो कि अच्छा इसको ऐसे देखती हूँ, अच्छा इसको वैसे सॉल्व करके देखती हूँ। ऐसे ही करते हैं हम, लॉजिक में भी करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक 19 रूल्स दे दिया, तो उसका हमें सोचना पड़ता है, अच्छा इसको इम्पिल करके देखते हैं, अच्छा इसको एक्सपोर्टेशन करके देखते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? दैट मीन्स कि आप उस सिचुएशन से हार नहीं मान रहे हो, आप उस सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। In fact, the very realization that nature provides almost a challenge to a man, that man can unravel the mysteries of nature, is itself an evidence of his divine nature. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है कि नेचर ने जो एक चैलेंजेस दिया है ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन बीइंग ने जो अनरेवल एक मिस्टीरियस नेचर बना रखा है, वो एक्चुअली एविडेंस है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके पास कैसा नेचर है। वही चीज़ से ये समझ में आता है कि एक डिवाइन नेचर है, डिवाइन नेचर करके कुछ एक तो है जो एक्चुअली ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि एक तो डिवाइन नेचर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डिवाइन नेचर है, उनका एक डिवाइन नेचर है, इसका ही एविडेंस आ रहा है। सो अनदर एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ मैन टू गो बियॉन्ड। दूसरा एक एविडेंस है कि ह्यूमन बीइंग का ये आदत है कि किसी भी चीज़ को बियॉन्ड तक लेके जाना, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ट्राई करना। यूजुअली क्या होता है कि कोई चीज़ मान लो आप कोशिश कर रहे हो, आपका नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, आप फिर से कोशिश कर रहे हो कि नहीं, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, मतलब पहुँचना है। अब कैसे पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे पहुँचना है मतलब पहुँचना है। तो ये जो एक चीज़ है, ये भी एक्चुअली एविडेंस देता है, या फिर ये चीज़ से भी हमें ये समझ में आता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डिवाइन नेचर है, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ से बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो एक क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है हमारे अंदर कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, यहाँ से जो लोग चले जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये जो हेवन का कंसेप्ट है, हेल का कंसेप्ट है, ये है भी या नहीं है, अगर है तो कैसे काम करता है। तो ये जो सारी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, और इनसे ही हमारा मेटाफिजिक्स, फिर बहुत सारे उपनिषद में बहुत सारे फिर हमारा जो थ्योरीज है, बहुत सारे जो उपनिषद के थॉट है, वो सब कुछ यहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन से। हर चीज़ में हम को आगे जाना है, आगे क्या है वो जानना है, राइट? तो ये जो एक चीज़ है, यही चीज़ ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट बनाता है, ठीक है? ओके। So if we survey the life of man either in its collective aspect or in its individuality, we find there is no upper limit, no boundaries that can be set around him and beyond which he cannot go. Exactly. देखो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार हम ये नहीं कर सकते, यार हम वो नहीं कर सकते। पर ये जो नहीं कर सकते हम बोल रहे हैं, क्या किसी ने रूल बनाया है? क्या किसी ने ऐसा रूल बनाया है कि आपको प्रोफेसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना होगा, आपको एक्टर बनना होगा? किसी ने कोई रूल नहीं बनाया है, ठीक है? तो आपको जो भी करना है ज़िंदगी में, आपको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, सिंगर बनना है, आपको जो भी बनना हो लाइफ में, वो आप बन सकते हो, ठीक है? ऐसा बहुत सारे मेरे भी प्रोफेसर थे जो प्रोफेसर है, स्टिल वो लोग गाना भी गाते हैं, वो लोग डांस भी करते हैं। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप प्रोफेसर हो या फिर आप टीचर हो तो आप दूसरा चीज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा कहीं पे रूल नहीं है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग
आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, किसी ने कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, पर लिमिटेशन पता है कहाँ पे है? लिमिटेशन हमारे माइंड में है। किसी ने कोई लिमिट सेट नहीं किया है कि आपको इतना ही कमाना होगा, आपको इतना ही अचीव करना होगा लाइफ में। आपने अगर जेआरएफ नहीं अचीव किया है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, ये किसी ने नहीं डिसाइड किया है, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारे माइंड में हम ये डिसाइड करते हैं। अगर कोई इंसान जेआरएफ नहीं लेता है, अगर कोई इंसान नेट सेट क्वालिफाई नहीं होता है, अगर कोई इंसान प्रोफेसर नहीं है, तो उसका क्या ज़िंदगी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई इंसान अगर यूपीएससी कर रहा है, यूपीएससी उसका नहीं हो रहा है, तो कुछ और हो जाएगा। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब कोशिश कर रहे हो ना खुद को कहीं पे एस्टैब्लिश करने की, तो कुछ ना कुछ होना ही होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। वो नहीं बोला जाता है कि इस यूनिवर्स पे आप जो भी कर्म करोगे, आप जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे, उसका रिएक्शन आएगा। दैट इज लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज लॉ ऑफ एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कर्मा। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट का एक प्रोसेस चल रहा है हमारे यूनिवर्स में, तो यहाँ पे आप जो भी काम करोगे, जो भी एक्शन करोगे, उसका आपको रिएक्शन मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। वेदर आप अच्छे काम करोगे तो अच्छे फल आएंगे, बुरे काम करोगे तो बुरे फल आएंगे। मान लो कि आपने किसी का मर्डर किया 20 साल पहले, अब क्या आपको लग रहा है कि 20 साल हो गया है, अब तो मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगी? पर यू नेवर नो, हो सकता है 20 साल बाद आप पकड़ा जाओ, क्योंकि आपने तो क्राइम की है ना, वो तो आपके अंदर में ही आपको खाए जा रहा है। आपको पता है कि मैं कभी भी पकड़ जा सकती हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब यूनिवर्स में ये जो वर्ल्ड है, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। कहीं पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप ये कर सकते हो, कोई अपर लिमिट, कोई बाउंड्री, कोई लोअर लिमिट, कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। पर पता है डिफरेंट कहाँ पे होती है? डिफरेंट होती है हमारे माइंडसेट में। हम पहले ही सोच रहे थे यार ये कैसे होगा, ये तो बहुत टफ है, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे से। आपने जब भी सोच लिया कि आपसे नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि यार ऐसा क्या बात है, हो ही जाएगा। आप लोग ऐसा देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी हो जा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जा रहा है। उनकी माइंड सेट से हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है, आपने कम पढ़ा है, ऐसा नहीं है। बस यही है माइंड सेट। माइंड सेट आप सही रखोगे तो उससे आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि देखो विवेकानंद भी बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ चीज नहीं है जो आपको कहीं पे रोक रहा है। बस आप हो जो खुद को रोक रहे हो, बाकी कोई नहीं रुक रहा है यहाँ पे। फॉर हिज एक्टिविटीज नो स्नो बाउंड। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ट्रूथ के लिए या फिर आपके लाइफ के लिए, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसका कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। So he comes to acquire knowledge or comes to enrich his personality by doing something good and noble, yet he can still go ahead. तो जो इंसान आ रहा है इस यूनिवर्स में, जो ह्यूमन बीइंग आ रहा है, वो खुद की नॉलेज एक्वायर करने के लिए आ रहा है, खुद को एनरिच करने के लिए आ रहा है, खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आ रहा है, ताकि वो कुछ अच्छा बन सके, वो कुछ अच्छा काम कर सके, वो कुछ नोबेल काम कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है? एंड स्टिल ही कैन गो अहेड, एंड उसके अलावा भी वो और भी कुछ कर सके। तो ये किसके बारे में किया जा रहा है? ही करके ह्यूमन बीइंग के बारे में बात किया जा रहा है, कि जो इंसान आ रहा है यूनिवर्स में या फिर वर्ल्ड में, जब वो एज ए इंसान जन्म ले रहा है, तो उसके पास बहुत सारे मौके होते हैं खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को अच्छे से अच्छे इंसान बनाने के लिए, ठीक है? वो अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को, सारी चीज़ों को वो अच्छे से एनरिच कर सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है, ठीक है? जैसे आप लोग देखोगे तो ये वर्ल्ड में, यूनिवर्स में ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है डेली डेली जो हमें पता नहीं होती है। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी भी हमें नहीं पता है, राइट? तो फिर नॉलेज
एनरिच करना, आप खुद का पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, आप खुद को एज ए पर्सन अच्छा कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के टाइम पे एज ए पर्सन आप सेल्फलेसली किसी को हेल्प करते हो, किसी को मदद कर रहे हो, किसी की आप हेल्प कर रहे हो बिना मांगे, बिना पूछे, तो ये भी एज ए पर्सन गुड कैरेक्टर या फिर गुड ह्यूमन बीइंग माना जाता है। तो ये जो सारी चीज़ है, ये भी तो आप खुद के ऊपर ही डेवलप कर रहे हो। आप जो एक जर्नी से जा रहे हो, आप जो एक जर्नी तय कर रहे हो, तो उस जर्नी में आप जो चीज़ सीख रहे हो, वो आपको एज ए इंसान डिफरेंट करेगा ऑब्वियसली। जैसे अगर मान लो कि आप 2 साल से या फिर 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो जब आपने स्टार्ट किया था और अभी आप जहाँ पे हो, तो इसमें एक तो डिफरेंस होगा ना। अगर मान लो आपने 2 महीने पहले भी स्टार्ट किया होगा, अगर आप जेन्युइनली स्टार्ट किया है अपने मन से, सच में आपने 2 महीने पढ़ा है, तो 2 महीने पहले आप जहाँ पे थे, 2 महीने बाद ऑब्वियसली आप थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर, पर वो आपको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता हमें इम्प्रूवमेंट? बिकॉज हमें रिजल्ट से मतलब है हमेशा। हम किसी भी इंसान को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है। अगर कोई इंसान पास नहीं कर रहा है मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, तो इसका मतलब क्या है? उसने मेहनत नहीं किया है, वो इतने साल बैठ के क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यही है कि उसका टाइम नहीं आया है, राइट? सो टाइम टर्न्स एवरीवेयर एवरी टाइम। हर टाइम पे सबका एक साथ टाइम नहीं आता है, पर सबका टाइम आता है, दैट इज अ थिंग, राइट? तो एक एक चीज मैंने कोट कहीं पे पढ़ा था कि किसी को कुछ नहीं आता है, सबका टाइम आता है। तो यहाँ पे भी वही चीज बोला जा रहा है कि हर इंसान अपने में ही बहुत एक डिवाइन नेचर रखता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को चेंज कर रहा है, वो खुद की पर्सनालिटी चेंज कर रहा है, खुद को कहीं पे एनरिच करने की कोशिश कर रहा है, खुद का नॉलेज एक्वायर कर रहा है। तो ये जो सारी कैरेक्टर है, ये जो सारी बिहेवियर है, ये यही चीज समझा रही है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एक डिवाइन नेचर है, राइट? तो देखो कितना बारीकी से इन्होंने एक्सप्लेन किया है ह्यूमन बीइंग की नेचर को। बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो एक्चुअल में है उसी चीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है? अब देखो इसके बाद क्या बोला जा रहा है। This capability of self-transcendence is itself an evidence of the basic oneness of the आत्मा एंड ब्रह्मा। तो ये जो सेल्फ ट्रांसेंडेंस है, खुद की बारे में जो हम खुद रियलाइज कर रहे हैं कि एज ए पर्सन हम कैसे हैं, खुद का जो एक ट्रांसेंडेंस नेचर हमें समझ में आ रहा है, यही एक्चुअली एविडेंस है कि एक वननेस है आत्मा का, ब्रह्मा का, ठीक है? आत्मा या फिर जो ब्रह्म है उसका एक वननेस है। यही चीज का एविडेंस दे रहा है हमारा जो सेल्फ ट्रांसेंडेंस नेचर, या फिर हम जो सेल्फ ट्रांसेंडेंस के बारे में खुद की बात कर रहे हैं, वो चीज। And yet, Vivekananda admits that it is not possible for us to comprehend the nature of this identity that requires an extension of consciousness to its furthest possible limits, and we can not do that in the limited sphere in which we live। तो क्या बोला जा रहा है कि विवेकानंद ये एडमिट कर रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम हमारा जो नेचर है आइडेंटिटी का, या फिर ये जो आइडेंटिटी का नेचर आ रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन होना, ठीक है? कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन होना, इसके पॉसिबल लिमिट में, पॉसिबल वे में उसका एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। एंड जो एक्चुअली हमारा ये जो लिमिटेड स्फीयर है, या फिर हमारा जो यूनिवर्स है, वर्ल्ड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सो आवर मेंटल कैपेसिटी, आवर कॉन्शियसनेस थ्रू द माइंड बॉडी mechanism and our embodied existence are inadequate to have a complete understanding of this aspect of man's nature। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो माइंड एंड बॉडी का जो मैकेनिज्म है या फिर डुअलिज्म है, उससे बना हुआ है।
राइट, जिसे एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस बोला जाता है। तो फिर हमारा जो माइंड एंड बॉडी है ये चीज़ एक्चुअली कनेक्टेड है, राइट। तो अगर हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो ये माइंड बॉडी मैकेनिज्म से एडिक्वेट होके आ रहा है, एंड वहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में मैन का नेचर क्या है। यही चीज एक्चुअल में हमें समझाती है कि ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है, रियल नेचर क्या है। Okay, so we have only causal glimpses of our powers, of our superhuman capacity. So, our various spiritual pursuits are some of the ways in terms of which we can seek to understand this essential aspect of man's nature. तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारा जो कॉजल गिम्पलिंस है या फिर हमारा जो पावर का एक कॉजल रिफ्लेक्शन है, वही चीज़ एक्चुअली हमारा जो सुपर ह्यूमन कैपेसिटी है उस चीज़ को समझाता है। एंड हमारा जो स्पिरिचुअल परस्यूट है डिफरेंट डिफरेंट तरीके का, वो एक्चुअल में हमारा क्या है, वही चीज़ एक्चुअल में हमारा जो ह्यूमन नेचर है उस चीज़ को समझने में हमें मदद करती है, ठीक है। या फिर वहाँ से हमें समझ में आता है कि ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है, कॉन्शियसनेस से, हमारी मेंटल कैपेसिटी से, हमारा जो सुपर ह्यूमन कैपेसिटी है वहाँ से। But at this point, we may raise a question. If the soul is identical with the Brahma, why do we have the experience of the plurality of soul? तो यहाँ पे एक क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर हमारा जो सोल है वो आइडेंटिकल है ब्रह्मा से, अगर हमारा सोल या ब्रह्मा वो दोनों आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो फिर हम जो ये एक्सपीरियंस करते हैं प्लूरलिटी ऑफ सोल का, वो क्यों होता है? हम जो ये प्लूरलिटी ऑफ सोल होते हैं, बहुत सारे सोल का जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो फिर कैसे होता है? अगर ब्रह्मा और सोल सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो ये प्लूरलिटी ऑफ सोल क्यों होता है? और अगर प्लूरलिटी ऑफ सोल होता है तो ब्रह्मा कैसे एक हो रहा है? फिर ब्रह्मा भी बहुत सारे होना चाहिए, राइट। तो फिर क्यों यहाँ पे फिर हम प्लूरलिटी ऑफ सोल के बारे में बात करते हैं अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, सोल एंड ब्रह्मा? ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे राइज हो रहे हैं। अगर आइडेंटिटी एक फैक्ट है, अगर मोनिज्म एक फैक्ट है, तो फिर जो स्टिक मोनिस्टिक सिस्टम है दैट कैन नॉट हैव अ प्लेस फॉर मेनी सोल। क्या बोला जा रहा है? अगर आइडेंटिटी एक रियल थिंग है, मोनिज्म भी एक रियल थिंग है, तो फिर स्टिक मोनिस्टिक सिस्टम में कभी भी मेनी जो सोल है या फिर प्लूरलिटी ऑफ सोल है उसको कभी भी जगह नहीं मिलेगा या फिर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ द आइडेंटिटी इज अ फैक्ट, then monism is a fact and the strict monistic system cannot have a place for many souls. So this problem is related to many other problems. The problem regarding the plurality of soul, the problem regarding the relation between the two aspects of soul, the problem regarding the relation between mind and body. तो फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है इस क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टिक मोनिज्म में प्लूरलिटी ऑफ सोल के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम अराइजेस हो रहे हैं। क्या? यहाँ पे प्लूरलिटी ऑफ सोल को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू एस्पेक्ट ऑफ सोल को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, एंड माइंड एंड बॉडी का क्या रिलेशन है इसको लेके भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? विवेकानंद बोल रहे हैं, in trying to solve this problem, Vivekananda leans on the Vedanta with a difference. क्या बोला जा रहा है? विवेकानंदो वेदांतों से इंस्पायर है, विवेकानंद वेदांत के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, पर विद अ डिफरेंस। हिज सॉल्यूशन आर जनरली similar to Vedantic solution of the problem, and yet he has given emphasis on some such point which have not been emphasized to the extent by the Vedanta. विवेकानंद ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियसली वो फॉलो कर रहे हैं वेदांतिस्ट व्यूज को, पर यहाँ पे उन्होंने ये प्रॉब्लम का जो सल्यूशन दिया है वो थोड़ा सा अलग सल्यूशन दिया है, जो वेदांतिक सल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वेदांतिक सल्यूशन से जो प्रॉब्लम हो रहा है एंड वहाँ का जो एम्फसाइज आ रहा है, जो पॉइंट आ रहा है, वो
वेदांतों से एग्जैक्टली एम्फसाइज नहीं हो रहे हैं या फिर वेदांतो फिलोसफी से एग्जैक्टली निकल के नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया है। क्या सोल्यूशन दिया है? विवेकानंद unhesitatingly assert that the apparent plurality of the selves and the apparent existence of birth and death are only apparent। क्या बोल रहे हैं विवेकानंदो? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। क्या बोल रहे हैं विवेकानंदो? अनहेजिटेंटली assert that apparent plurality, जो apparent plurality है हमारे सेल्फ की, of selves and the apparent experience of birth and death, एंड जो बर्थ एंड डेथ का, जन्म होने का या फिर मरने का जो apparent existence है, that are only apparent, ये सारी चीजें only apparent है। But in reality, the question of there being many selves or the question regarding birth and death is a misleading question. So the one Atma neither comes nor goes, it is neither born nor does it die. The question of its reincarnation does not arise like the Vedantist। तो क्या बोला जा रहा है कि जो एक apparent plurality है हमारे सेल्फ का या फिर apparent existence है बर्थ का, डेथ का, ये सारी चीज ओनली वन एंड ओनली apparent है। क्यों? बिकॉज रियलिटी में जो बीइंग है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ के है, एंड ये जो बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, ये सब एक मिसलीडिंग क्वेश्चन है। ये सब कुछ हमें एक मिसलीड किया जा रहा है, ठीक है। सो ये जो वन एंड ओनली एक आत्मा है वो ना ही आता है ना ही कहीं जाता है, नाइदर नॉर। ओके, सो नाइदर कम्स नॉट गोस, इट इज नाइदर बॉर्न नॉर डाई, ये ना ही कभी जन्मा है ना ही कभी मरेगा, ठीक है। और इसका जो री इनकरेशन का क्वेश्चन है वो कभी होता ही नहीं है, वो कभी एराइज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब जो चीज ऐसा है कि जो कभी जन्म नहीं ले सकता है, जो कभी इस दुनिया से जा नहीं सकता है, विच इज अनचेंजेबल, विच इज omnipotent, विच इज omniscient, तो वो सारी चीजों पे हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये यहाँ तक था, ये इस वक्त तक था। जो चल रहा है, जब हम इस दुनिया में आए उससे पहले भी ये था, जब हम इस दुनिया से जाएंगे उसके बाद भी ये रहेगा, तो फिर इसके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। दैट्स वाई हियर they are using neither nor, neither it is born, neither it will die, ना ही ये कभी जन्मा था ना ही ये कभी मरेगा। अब देखो, जो चीज कभी बनी नहीं है तो उसको आप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट? हमने पढ़ा है जो एब्सेंस है हमारा वैशेषिक फिलोसफी में, राइट, सब्सटेंस में जो एब्सेंस का थ्योरी है वो हमने पढ़ा है। वहाँ पे एक है ध्वंसा भाव, जहाँ पे बोला जाता है कि कोई चीज आपने बनाई है वो अभी टूट गया है, तो टूटने के टाइम से जो चीज हो रही है उसकी अभी बॉर्न हुआ है, टूटने के बाद वो चीज स्टार्ट हुआ है, टूटने से पहले वो चीज थी नहीं। पर चीज अगर टूट रहा है, मान लो कि हमारे यहाँ पे एक ग्लास का कोई फ्लावर बस था, ठीक है, तो वो हाथ में लग के टूट गया, तो वो चीज बनी है तभी वो टूटा, वो चीज था इसीलिए वो टूटा। तो जो कभी बनना ही नहीं है तो वो टूटेगा कैसे, राइट? तो वही चीज बोला जा रहा है, जो चीज कभी था ही नहीं तो वो चीज कैसे टूट सकता है? तो फिर उसका री इनकरेशन का तो कोई थ्योरी ही नहीं आ सकता है, उसका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, वो कहीं दूसरी बॉडी पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारे कंसेप्ट हम ला भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो उसको बता ही नहीं पा रहे कि वो था या नहीं था, ठीक है। So, like the Vedantis, Vivekananda also believes that the Atma is, in fact, never deluded. तो ये जो आत्मा है वो कभी डिल्यूडेड हुआ ही नहीं, ठीक है। वो हम समझ रहे थे कि डिल्यूड हुआ है, पर एक्चुअल में वो कभी डिल्यूड हुआ ही नहीं था, ठीक है। हमको लग रहा था कि ये आत्मा जो है वो डिल्यूड हो गया है, वो कंफ्यूज्ड हो गया है, वो थोड़ा सा भटक गया है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम समझ रहे थे एज ए ह्यूमन बीइंग, आत्मा जो है कभी डिल्यूट था ही नहीं,
कभी वो उसका कोई रीइंकरेशन, कोई उसका चेंज ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है। So, in the state of realization of the Atma clearly becomes aware the plurality of self is an illusion, and that illusion itself is a sporting play of the Atma. तो ये जो एक चीज है, हमको लग रहा था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट सोल है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ है, इनकी जो प्लूरलिटी है, हम वो नहीं हो रहे हैं पहले से कि सोल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो फिर सोल तो प्लूरल हुआ, बहुत सारे सोल है, एक तो सोल नहीं है, बहुत सारे सोल है। तो अगर बहुत सारे सोल है तो फिर बहुत सारे आत्मा भी होने चाहिए, यही पे क्वेश्चन उठा। तभी जाके हमें पता चला कि ऐसा तो आत्मा के साथ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ये सारे हम सोच रहे हैं सोल है, तो वो सारे ना ही कभी जन्म ले सकते हैं, ना ही कभी वो मर सकते हैं, ना ही उनका रीइंकरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको ऐसा लग रहा था प्लूरलिटी ऑफ सोल है, प्लूरलिटी ऑफ सोल है ही नहीं एक्चुअल में। और ये जो प्लूरलिटी ऑफ सोल हम समझ रहे थे, ये एक्चुअली एक हमको मैनिपुलेट किया जा रहा था, या फिर हमको एक धोखे में रखा जा रहा था आत्मा की तरफ से। तो ये धोखा कब तक होता है, ये हमने बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी पढ़ा है। ये धोखा हमें तब तक होता है जब तक हमारा माया इल्यूशन रहता है। माया इल्यूशन मतलब क्या है? अविद्या, दैट मीन्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ द रियल नेचर ऑफ सम ऑब्जेक्ट, दैट इज द इल्यूशन। जब तक हमें किसी कंसेप्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में सही से नहीं पता है, सो तब तक हम इल्यूशन में रहते हैं। सो दैट इज व्हाट द आत्मा डज विद द ह्यूमन बीइंग, कि हमें लग रहा था कि ये सोल डिफरेंट है, पर सोल एक्चुअली डिफरेंट था ही नहीं। ये एक्चुअली आत्मा का एक प्लेफुल थिंग था। आत्मा जो है या फिर ब्रह्मा जो है, वो हमारे साथ खेल रहा था, हमें माया में, हमें इल्यूशन में रख रहा था ताकि हम यही सब चीजें देखते रहे और बाकी जो एक्चुअल रियलिटी है, रियल चीज है, वो हम देख ना पाए। क्योंकि हम जब इल्यूशन में रहते हैं, हम जब माया में रहते हैं, तो क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, हर चीज में हमें कंफ्यूजन आती है। पर जब हमें किसी चीज का रियल नेचर समझ में आ जाता है, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, राइट। रियल नॉलेज आ जाता है तो और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, वेदांत फिलोसफी में भी वही है, माया का जो थ्योरी है वही है, ठीक है। इल्यूशन, थ्योरी ऑफ इल्यूशन। तो फिर ये जो चीज है प्लूरलिटी ऑफ सेल्फ, ये एक इल्यूशन है, ये एक इल्यूशन था जो आत्मा हमारे साथ खेल रहा था, ठीक है। इल्यूशन इटसेल्फ इज अ स्पोर्टिंग प्ले ऑफ द आत्मा। ये आत्मा जो है हमारे साथ इल्यूशन का गेम खेल रहे थे, लिटरली। सो इन स्पाइट ऑफ सच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आत्मा व्हिच appears to be the exactly similar to the theory of Vedanta, Vivekananda asserted that unlike Vedanta, that the finite aspect of man should not be treated as completely false. तो जो चीज हमने देखा है, जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा है वेदांतों में आत्मा के बारे में, वही यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही वे में विवेकानंद ने भी असर्ट किया है। पर वेदांतों में जो चीज बोला गया है कि जो फाइनाइट एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का, वो कंप्लीटली फॉल्स या फिर कंप्लीटली गलत है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। वो चीज यहाँ पे विवेकानंदों ने असर्ट किया है कि वेदांतों में बोला गया है जो फाइनाइट एस्पेक्ट ऑफ मैन है, उसको हम कंप्लीटली फॉल्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। So long as man ignorantly believes in the reality of the embodied state and in the plurality of the self, this aspect has a reality for him. Therefore, his upliftment would consist not in a complete annihilation of this aspect, but in its being raised and perfect. तो क्या बोला जा रहा है? सो लॉन्ग एज मैन, ह्यूमन बीइंग इग्नोरेंटली बिलीव्स कि जो रियलिटी है वो एक्चुअली एक इम्बॉडीड स्टेट है, एंड जो प्लूरलिटी ऑफ सेल्फ है वो एक उसका ही रियलिटी है, उस इंसान का ही एक रियलिटी है ये प्लूरलिटी ऑफ सेल्फ। देयरफॉर जो उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो उसका चेंज हो रहा है, दैट does not consist any complete annihilation of this aspect, and वो चीज जो उसका चेंज हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, खुद की बिहेवियर का जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें
जो है उसके लिए क्या है, वो एक रियलिटी एम्बॉडीड स्टेट है, वो एक कंप्लीट एनिहिलेशन नहीं है उसके लिए ये एस्पेक्ट, एंड यही चीज उसको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग या फिर एक परफेक्ट बीइंग बनाता है। An ascetic who denounces and freely suppresses his material needs and demands may be a great man, but he also is great who is able to raise his bodily aspect to perfection। तो क्या बोला जा रहा है, जो एक एसेटिक पर्सन है, ठीक है, मतलब जो एक गॉड पे बिलीव करता है, ऐसा पर्सन है who denounces and freely suppresses his material need, उसका जो मटेरियल नीड है उस चीज को उन्होंने फ्रीली सप्रेस कर दिया है, फ्रीली उसको डिनाउंस कर दिया है, फ्रीली उसको मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया है, फ्रीली उस चीज को उन्होंने त्याग दिया है, फ्रीली उन्होंने उस चीज को सप्रेस कर दिया है जो मटेरियल उसका नीड है। एक इंसान होने के नाते जो जो मटेरियल नीड है उसको उन्होंने डिनाउंस कर दिया है, उसको उन्होंने त्याग दिया है, ठीक है। एंड डिमांड्स, एंड उसके बदले उन्होंने क्या डिमांड किया है, वो ये चाहते हैं कि वो एक ग्रेट मैन बने, एक ग्रेट इंसान बने, एज ए ह्यूमन बीइंग वो एक अच्छा इंसान बने। बट ही ऑल्सो इज ग्रेट हु इज एबल टू रेज हिज बॉडीली एस्पेक्ट टू परफेक्शन, एंड ऑल्सो जो पर्सन अपना जो बॉडीली एस्पेक्ट है उसको परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, वो भी ऑल्सो ग्रेट है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो कितना मतलब कैसा है, कैसे वो एक इंसान का नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विवेकानंदो, एक गुड ह्यूमन बीइंग के तौर से, एक डिवाइन नेचर है ह्यूमन बीइंग के अंदर उसको समझा रहे हैं, उसका जो एक ग्रेट नेचर है, सुपर डिवाइन नेचर है, उसको निखार के वो ला रहे हैं बाहर, ठीक है। तो जो इंसान अपना बॉडीली एस्पेक्ट से परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा है खुद को, वो भी एज वेल एज ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। तो हमने आज जो दो क्वेश्चन पढ़ा, फिजिकल नेचर ऑफ मैन एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन, ये जो रियल नेचर ऑफ मैन है जो लास्ट क्लास में मैंने अपलोड किया था यूनिट 5 की क्लास में, उसके साथ आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत सारे कंसेप्ट है जो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, एज वेल एज वेदांत फिलोसफी में भी जो कंसेप्ट है उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा लिंक है, ठीक है। तो मैं इंडियन फिलोसफी भी स्टार्ट करूंगी, तब हम वहाँ पे वेदांतो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वेदांतो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल वेदांतों से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीडम, सोल, लिबरेशन, ये वाला जो कंसेप्ट है वहाँ पे पढ़ेंगे विवेकानंदो का। एंड विवेकानंदो के अलावा भी मैं एक दो जो शॉर्ट टॉपिक्स है कुछ फिलोसोफर के, उनके बारे में भी मैं सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी आप लोगों के साथ। क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था इसलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाई थी, पर अभी मैं कोशिश करूंगी। अभी मेरा वॉइस थोड़ा सा पहले से बेहतर है, आपको समझ में आ रहा है सुन के, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊं, रेगुलरली वीडियो बनाऊं और अपलोड कर पाऊं ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो अगर कहीं पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बताना, मैं कोशिश करूंगी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।